बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 9th साइंस की मैथ का एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो है वो कंप्लीट करूंगा। 1.1 जो है वो आप लोगों को पता है 3 क्वेश्चन है, उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिसेस हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी वगैरह थर्ड क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को करवाऊंगा। उसके बाद 1.2 जो है उसमें ये डेफिनेशंस हैं। अगर डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई तो आपकी 1.2 भी हो जाएगी। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चे जो हैं ये वीडियो जो है देख सकते हैं, और कोशिश करूंगा सबसे इजी वे जो है इजी वे में आप लोगों को मैथ जो है वो करवाऊं। इंशाल्लाह तमाम लेक्चर जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 9th क्लास के। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स का जो है वो मतलब कालिब का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमने मैट्रिक्स ही दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम फर्दर 1.1 और 1.2 जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। मैट्रिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन है कि मैथ के कोई भी रियल नंबर जो है उनको अगर हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रियल नंबर है और इन रियल नंबर्स को जब हम ब्रैकेट में इस तरह की ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो वो एक जो है वो मैट्रिक्स बन जाता है या वो एक कालिब बन जाता है। सिंपल सी ये डेफिनेशन है कि रियल नंबर को जब हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो वो हमारा जो है एक कालिब या मैट्रिक्स जो है वो बन जाता है। तो इसके बाद फर्दर जो है हम बाकी डेफिनेशन को भी क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों को इसमें जो है रोज और कॉलम मतलब कितार और कॉलम वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देते हैं। उसके बाद फिर हम जो है आगे चलते हैं। तो अब ये जो ब्रैकेट मैट्रिक्स दिया हुआ होता है, कोई भी कालिब दिया हुआ होता है, तो उसमें हमने ये देखना होता है कि कितनी कितारें हैं, कितने कॉलम्स हैं, मतलब कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो हम जो है इसकी निशानी इस तरह रखते हैं कि जब हम इस तरह की सीधी लाइन लगाते हैं, ये लगानी नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये जो हम हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं इनके नीचे जो लाइन लगाते हैं वो हमारे जो है वो रो को शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये रो 1 है और ये जो है हमारे पास रो 2 है। तो मतलब इस कॉलम में हमारे पास क्या है, 2 रोज हैं। अगर हम इधर साइड से लाइन लगाते हैं तो ये हमारे पास कॉलम 1 आ जाएगा और ये हमारे पास कॉलम 2 आ जाएगा। तो हम इसी तरह की एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो 1 और 2, तो इसमें अगर हमने बतानी हो कि कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, तो सिंपल हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारी जो है वो रो है। तो मतलब यहां पर हमारे पास एक रो है, जबकि कॉलम जो है वो हम इस तरह शो करते हैं। कॉलम हमारे पास कितने हैं, कॉलम हमारे पास 2 हैं। तो रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा तो फर्दर जो है आप लोग जो है आगे मैथ जो है मैट्रिक्स जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है पहली डेफिनेशन है इसकी कि डिफाइन रो मैट्रिक्स या कितारी कालिब जो है वो क्या होता है। तो हम इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा हम लिखेंगे कोई भी मैट्रिक्स है उसमें जस्ट 1 रो है, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें एक रो है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। सिंपल सी आपने बुक वाली भी डेफिनेशन जो है वो याद कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल सी आप कितारी कालिब की डेफिनेशन जो है वो तैयार कर सकते हैं कि ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो वो हमारा क्या खिलाएगा, कितारी कालिब जो है वो खिलाएगा। कितारी कालिब इस तरह भी हो सकता है, जस्ट एक एलिमेंट, तो ये भी कितारी कालिब होगा। और याद रखिएगा अब जब भी डेफिनेशन करेंगे पेपर में एक डेफिनेशन मोस्टली फर्स्ट चैप्टर से आती है इन्हीं में से, तो आपने उसकी एग्जांपल जो है वो लाजमी देनी है। इसी तरह एग्जांपल कोई भी अपनी तरफ से दे सकते हैं, एग्जांपल आप लोगों ने लाजमी देनी है। तो कितारी कालिब क्या हो गया, ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक कितार हो वो कितारी कालिब कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलमी कालिब। कि कॉलमी कालिब जो है वो क्या होता है, तो कॉलमी कालिब कितारी कालिब जिसमें सिर्फ एक कितार हो, कॉलमी कालिब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तो कितारी के बाद कॉलमी कालिब क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस तरह का कोई भी कालिब आ जाता है, मैट्रिक्स आ जाता है,
तो वो किस चीज को शो कर रहा होगा, वो शो कर रहा होगा कि ये जो है वो कालमी कालिब है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कालम दिया हुआ है तो मतलब ये कालमी कालिब है। उसके बाद सिंपल एक एलिमेंट आ जाता है, एक रुकन आ जाता है तो वो भी कालमी कालिब होगा। मतलब जो सिंपल एक ही एलिमेंट आएगा वो कितारी कालिब भी होगा और कालमी कालिब भी होगा। तो ये क्या हो गया, ये दो एग्जांपल्स हैं किसकी, कालमी कालिब की। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या उर्दू में मुस्ततीली कालिब। अब ये क्या होगा, ये ऐसा कालिब होगा जिसमें रोज की और कॉलम्स की तादाद जो है वो इक्वल ना हो। अ मैट्रिक्स विच हैव डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा कालिब जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, या इंग्लिश में आप इस तरह में लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स विच इन विच रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एक रो है, दो कॉलम है, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें आपके पास क्या है, दो रोज हैं, दो कितारें हैं और एक कॉलम है। मतलब रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद जो है वो इक्वल नहीं है। तो ऐसा कालिब जो होगा, ऐसा मैट्रिक्स जो होगा वो मुस्ततीली कालिब जो है वो कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं मुरब्बी कालिब की जानिब। तो मुरब्बी कालिब की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिसमें रोज की और कॉलम्स की तादाद जो है इक्वल हो वो मुरब्बी कालिब कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कालिब है तो इसमें देखें दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। तो ये दो रोज और दो कॉलम जो है ये इक्वल हैं, दो रोज हो गई, दो कॉलम्स हो गए, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कालिब होगा। ये एक जो सिंपल होगा इसमें भी देखें एक रो है और एक कॉलम है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कालिब। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। सिफ्री मैट्रिक्स जो है उसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी कि अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली जीरो एलिमेंट्स। ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ जीरो ही हो तो वो क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स या फिर सिफरी कालिब। तो मतलब सिफर या आपका क्या हो गया, सिफरी कालिब, या इस तरह आ जाए ताकि सिफरी कालिब, सिफरी मैट्रिक्स। आगे समझ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ जीरो हो तो वो क्या होगा, सिफरी मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये फर्ज किया हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, या आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जो है ए दिया हुआ है। तो हम इसमें अगर रोज की और कॉलम्स की जो प्लेस है, जगह है, वो आपस में इंटरचेंज कर दें। मतलब रोज जो है वो कॉलम्स की जगह आ जाए, कॉलम जो है वो रो की जगह आ जाए, तो वो हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाता है, कॉलमों का ट्रांसपोज बन जाता है। किस तरह बनता है, तो आपने इसको देखना है। आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेते वक्त ए के ऊपर टी, छोटा टी लगा देना है स्मॉल अल्फाबेट में, क्योंकि ये ट्रांसपोज को शो कर रहे हैं। तो फिर आपने क्या करना है, आपको ये 5 और 8 जो रो में लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आपने इनको इस तरह कॉलम में लिख देना है, और नीचे वाले जो रोज है, नीचे वाली रो जो है उसको फिर आपने इस तरह कॉलम में लिख देना है। मतलब हमने क्या किया है, इनको हमने चेंज करके इस तरह लिख दिया है। तो इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, b = 4 6 11 13। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 4 6 को हम इस तरह लिख देंगे और 11 13 को इस तरह लिख देंगे। तो ये हमारा सिंपल क्या हो गया, ये इंटरचेंज हो गया। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो भीतर के अरकान होते हैं, डायगोनल एलिमेंट होते हैं, वो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, बाकी जो ये वाले जो होते हैं इनकी जगह रिप्लेस हो जाती है, ये भी ट्रांसपोज बन जाता है। लेकिन कांसेप्ट वही है कि कितारों की जगह कॉलम और कितारों की जगह कॉलम और कॉलम की जगह
की तार लगा दें, इंटरचेंज कर दें, तो वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाता है। उसके बाद मूव करते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, यहां मैं साइन ए का चेंज कर देता हूं। ये हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। अब हमने अगर इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ए के आगे नेगेटिव लगा देंगे, साइन लगा देंगे और अंदर वालों के साइन जो है वो चेंज कर देंगे। ये -2, ये -6, ये -8 और ये +8। तो ये हमारा क्या हो गया, सिर्फ साइन चेंज करने से, अलामतें चेंज करने से हमें नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो मिल गया, मनफी कालिब जो है वो मिल गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी हमने ट्रांसपोज की, अभी हमने वो पढ़ी है डेफिनेशन, एग्जांपल कि अगर हम किसी चीज का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा जो है वही जो है मैट्रिक्स बन जाए। मतलब हम किसी भी कालिब का जो है वो ट्रांसपोज लें, वो दोबारा जो है वही सेम कालिब बन जाए। जैसे कि हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल a = 1 2 ये सूट नहीं कर रही, मैं बुक में से आपको एग्जांपल एक बता देता हूं। कि हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो m = 1 2 3 2 - 1 4 और 3 4 0। तो ये हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, m का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 -1 और 4 3 4 और 0। तो आप देख सकते हैं कि m हमें कोई ट्रांसपोज दिया हुआ था, हमने उसका दोबारा ट्रांसपोज लिया तो दोबारा जो है m बन गया। मतलब m का ट्रांसपोज = m। तो ये जो m का ट्रांसपोज = m हमारे पास आया, दोबारा इक्वल आ गया। किसी चीज का हमने ट्रांसपोज लिया है वो दोबारा उसी के इक्वल आ गया है, तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उर्दू में सिमेट्रिक कहते हैं, इंग्लिश में सिमेट्रिक कहते हैं। तो ये हमारा सिमेट्रिक कालिब हो गया। सेम टू सेम जो है ये फिर आगे स्क्यू सिमेट्रिक की हम डेफिनेशन करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि हम किसी चीज का ट्रांसपोज लेते हैं तो -a के इक्वल आता है। मतलब बाकी तो सेम होता है, लेकिन जस्ट जो है उसमें माइनस का जो है वो साइन आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कालिब। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह कि a का ट्रांसपोज = -a आ जाए ट्रांसपोज लेने से, तो वो क्या होगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक कालिब होगा। तो इसकी एग्जांपल जो है बुक में से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें a = 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। तो ये हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमने देखना है कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो कैसे बनेगा। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, 0 2 3 ये यूं है तो इनको -2 0 1 -3 -1 और 0। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये दोबारा a का ट्रांसपोज लिया है, वो दोबारा a के इक्वल आया है, लेकिन साइन जो है वो चेंज है। यहाँ -2 था, यहाँ +2 है, यहाँ -3 था, यहाँ +3 है। यहाँ -2 था तो वहां पहले +2 था, तो सिर्फ क्या है, साइन का फर्क आ रहा है। जब साइन का फर्क आ रहा हो तो हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब a का ट्रांसपोज = -a। तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम वितरी कालिब कहते हैं। ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि डायगोनल या वितरी क्या होता है। बच्चे यहाँ पे आगे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिंपल से इसका कांसेप्ट है, आप लोगों को पता है कि हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा जो है वो वितर खिलाता है, जिसको हम इंग्लिश में डायगोनल भी कहते हैं। तो
ये जो वितरी कॉलम है, हमारे कोई भी कॉलम दिया हुआ हो, इस तरह कोई भी कॉलम हमें दिया हुआ हो, चलो हम इसको बी का नाम दे देते हैं। तो हमें दो कॉलम दिए हुए हैं, तो ये दोनों जो है वितरी कॉलम है। किस तरह है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये वितरी कॉलम है? तो हमारे पास ये वाले जो एलिमेंट होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये वितरी अरकान होंगे। तो इसके हम डेफिनेशन इस तरह करेंगे कि ऐसा कॉलम जिसके वितर के दोनों अरकान या दोनों में से कोई एक रुकान, मतलब या तो वितर के दोनों अरकान या वितर के दोनों में से कोई एक रुकान सिफर ना हो, जीरो ना हो, बाकी जो है वो जीरो हो, तो वो हमारा क्या खिलाएगा? वितरी कॉलम खिलाएगा। मतलब या तो दोनों वितर के अरकान जीरो ना हो, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, या दोनों में से कोई एक जीरो ना हो, तो वो हमारा वितरी कॉलम खिलाएगा। बच्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। इसमें यही है कि वितर के अरकान जो है वो सेम हो, बिल्कुल एक जैसे हो। ये देखें, ऊपर 3 है वितर के अरकान, और इधर भी 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप सिंबल रख सकते हैं, निशानी, और बाकी अरकान क्या हो? 0 हो। तो ये हमारा क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। लास्ट में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में वहदानी कॉलम कहते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा कि इसमें स्केलर में शर्त नहीं होती, कोई से भी हो लेकिन इक्वल हो तो वो स्केलर होगा। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये मतलब लाजमी होता है कि जो भीतर के अरकान हैं वो दोनों जो हो 1 के इक्वल हो, जैसे ये 1 के इक्वल है, मतलब भीतर के दोनों अरकान 1 के इक्वल हो और बाकी सिफर हो, तो वो हमारा कहलाएगा वहदानी कॉलम या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपकी डेफिनेशंस थी जिनका कॉन्सेप्ट जो है देना जरूरी था ये, और क्योंकि 1.2 जो है वो आपकी सारी इसी बेस पर ही है। आपने बस बताना है कि वितरी कॉलम कौन सा है, कॉलमी कॉलम कौन सा है, वहदानी कॉलम कौन सा है, उसमें जस्ट आप लोग मुस्ततीली कॉलम कौन सा है, और रो कॉलम कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, मतलब उसमें जस्ट आपने बताना होता है कि कौन। लेकिन पेपर में ज्यादातर डेफिनेशन आती है, 1.2 के 2 सवाल हैं, ट्रांसपोज लेने वाले हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की जानिब। अब 1.1 जो है उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा जो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो इसमें पहला सवाल है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहला दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, A is equal to 2, 3, -5 और 6। अब हम इसका क्या लेना है? ऑर्डर लेना है, मतलब मर्तबा उर्दू में लिखेंगे कॉलम ए का मर्तबा, और इंग्लिश में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए क्या होगा? अब इसमें हमने देखना है कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, कितनी कितारें हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जो है वो रोज है, हम लिखेंगे 2 बाय, और 2 ही कॉलम है 2 बाय 2। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 2। इस तरह भी उर्दू वाले 2 × 2 लिख देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे 2 बाय 2 लिख देंगे। तो ये पहला एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट था वो किया है। इसके अलावा एक आधा हम और कर लेते हैं। इसमें है D is equal to 4, 0, 6। तो जब हम D का मर्तबा या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स D निकालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रोज हैं, तो हम लिखेंगे 3 × 1 और एक ही कॉलम है, मतलब 3 बाय 1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिंपल आप लोगों ने बताना है कि कितनी रोज हैं
और कितने कॉलम्स हैं, और आपने 3/1 2/2 जो भी होगा, रोज मतलब पहले लिखनी है रोज की तादाद, और बाय कॉलम्स की तादाद बाद में लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स जो है वो सिंपल आप उसको कह सकते हैं कि दो कॉलम दो मैट्रिक्स बिल्कुल एक जैसे एलिमेंट पर हो, मतलब एक कॉलम में 2 है दूसरे में भी 2 हो, मतलब सेम टू सेम एलिमेंट हो, प्लस माइनस या डिवाइड करने के बाद जो है वो दोनों सेम बन रहे हो, तो हमारा क्या होगा, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स या बराबर कॉलम। तो हम इसको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, मैं एक दो आप लोगों को बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3, और उसके बाद एक और कॉलम दिया हुआ है c इज इक्वल टू 5 - 2। तो आप देख सकते हैं 5 - 2 को हम माइनस करें तो वो 3 बनता है, तो हम जस्ट हमें क्या लिखना है, a इज इक्वल टू c, बस ये हमारा आंसर है। इसको कोई लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं करना, बस आपने लिख देना a इज इक्वल टू c। उसके बाद एक और कर लेते हैं, g इज इक्वल टू 3 - 1 3 + 3, और f इज इक्वल टू 2 and 6। तो आप देख सकते हैं इक्वल ही है, 3 में से 1 गया 2 बचा, 3 + 3 क्या होता है 6 होता है। इनके अरेंजमेंट जो है अरेंजमेंट के लिहाज से ये सेम है, तो हम लिखेंगे g इज इक्वल टू f। तो इनको सिंपल से ही हल करना है, कोई ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी जो है आप लोगों ने वो नहीं करनी, तो बस आपने इस तरह लिखना है g इज इक्वल टू f। इसके बाद कल b जो मैट्रिक्स है उसमें 3 और 5 है एक ही रो में, और i कॉलम जो है उसमें 3 फिर 3 + 2 है, ये भी 5 हो जाएगा, 3 और 5, तो b इज इक्वल टू i हो जाएगा। और h जो है उसमें e इज इक्वल टू h इक्वल है e और h। उसके बाद हम जब j को सोल्व करते हैं 2 + 2 2 - 2 2 + 2 और 2 + 0, तो वो भी इनके इक्वल आ जाता है, तो ये 3 जो होंगे ये इक्वल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। उसके बाद इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d, मतलब हमने क्या फाइंड करना है, a b c और d जो है उसकी कीमतें मालूम करनी है, मतलब a फाइंड करना है हमने, b फाइंड करना है, c फाइंड करना है, और d जो है उसको हमने फाइंड करना है। इन 3 वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन है हमारे पास a + c a + 2b c - 1 4d - 6 is equal to 0 - 7 3 और 2d। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पे लिखना है सॉल्यूशन या हल उर्दू में, यहां पे आप लिख देना है सॉल्यूशन या हल। तो उसके बाद आपने दोबारा जो है ये सवाल लिखना है, दोबारा जो है आप लोग क्वेश्चन लिख देंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होगा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आप उसका यहाँ पे सॉल्यूशन या हल लिखेंगे, फिर वही क्वेश्चन जो है वो उतारेंगे, यहाँ मार्कर के साथ लिखेंगे, ये भी मार्कर के साथ, फिर उसी क्वेश्चन को आप नीचे उतारेंगे पेन के साथ, और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला एलिमेंट जो है a + c है, यहाँ पे पहला जो है वो 0 है, यहाँ पे दूसरा जो है वो a + 2 भी है, यहाँ पे -7 है, एंड 3 इज इक्वल टू 3, तीसरे c - 1 के इक्वल टू 3 आ जाएगा, 4d - 6 के इक्वल जो है वो 2d आ जाएगा। तो हम इनको इसी तरह लिख देते हैं, a + c इज इक्वल टू 0, a + 2b is equal to -7, c - 1 is equal to 3 और 4d
-6 इज इक्वल टू 2d। तो अब डियर स्टूडेंट्स इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये a अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, प्लस c उधर जाकर -c हो जाएगा। अभी हम a की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। पहले हम c की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। c इज इक्वल टू 3, ये -3 को जब हम उधर ले जाएंगे उस साइड पे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा -1 उस साइड पे जाके। तो c इज इक्वल टू 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम फिर फर्दर d की निकाल लेते हैं। ये 2d को हम इधर ले आएंगे d वाली तरफ, ताकि दोनों बिछड़े हुए जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, और -6 जो है इसको उधर ले जाएंगे। ये 4d में से 2d गया तो बाकी 2d जो है वो बच गया, इज इक्वल टू 6। 2d इज इक्वल टू 6, 2 को इधर भी डिवाइड, 2 को इधर भी डिवाइड, तो d इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास c और d की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो a इज इक्वल टू -c की जगह c की वैल्यू जो थी निकाली थी वो आ गई, तो a इज इक्वल टू -4। उसके बाद अब हम b की निकालते हैं। a की वैल्यू कितनी हमने निकाली, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7, ये -4 उधर जाकर +4, तो 2b इज इक्वल टू -7 में से +4 को हम कैंसिल करेंगे तो -4 जो है बड़ा रकम है, तो -7 में से +4 को जब कैंसिल किया तो ये माइनस जो है वो 3 बच गया। 2b इज इक्वल टू -3, मैं बाकी इधर कर देता हूँ। 2b इज इक्वल टू -3, हमने b की वैल्यू फाइंड कर लिया, 2 के इधर डिवाइड, 2 के इधर भी डिवाइड, तो b इज इक्वल टू -3/2। तो ये हमारे पास b की जो है वो एक भी हमने फाइंड कर लिया, b भी फाइंड कर लिया, c भी फाइंड कर लिया और d भी हमने फाइंड कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपकी 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। 1.2 जो है अब उसकी जानी मूव करते हैं जल्दी से। तो कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई भी सवाल आपका मिस जो है वो ना हो। तो इंशाल्लाह पूरी मैथ जो है हम इसी तरह करेंगे, कोई क्वेश्चन भी आप लोगों का मिस जो है वो नहीं होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 1.2 जो है तो डेफिनेशंस आप लोग आने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें वो कह रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वहदानी कालिब, कितारी कालिब और कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को अलग करें। फिर फर्दर वो कह रहे हैं मुरब्बी कालिब, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो कॉलम आइडेंटिटी नल को सेपरेट अलग करें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी वो यही बातें कर रहे हैं कि डायगोनल मतलब वितरी कालिब, स्केलर और यूनिट कालिब मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इनको अलग करें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कोई a इज इक्वल टू, इसमें हमने नेगेटिव मैट्रिक्स बताना है 1 0 और -1। जब हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बताएंगे तो -1, ये -1 0 0 ही रहेगा, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये उसका नेगेटिव मैट्रिक्स जो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सिंपल इसी तरह करना है। आपको जो कालिब दिया होगा आपने उसका साइन आगे चेंज कर देना है, फिर आपने अंदर वाली वैल्यूज जो होंगी उनके साइन जो है वो जब चेंज कर देंगे तो आपका जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है फाइंड द ट्रांसपोज। तो सिंपल मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन, b इज इक्वल टू 5 1 -6। जब हम b का ट्रांसपोज लेंगे तो मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन लिखिएगा, फिर वो क्वेश्चन उतारिएगा, फिर जो है आप आगे ये वाला सवाल कीजिए। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ये किताब की सूरत में लिखा हुआ, इसको कॉलम की सूरत में लिख देंगे तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह जैसे मैंने आपको एग्जांपल जो है वो समझाई थी। उसके बाद इस चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट सवाल शॉर्ट क्वेश्चन भी जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि हमें वैल्यू दी हुई है कि a is equal to 1 2 0 1 और वो कह रहा है कि a का ट्रांसपोज लो जो कि दोबारा a हो। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। b इसका पार्ट जो है वो सेम इसी तरह होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, या फिर हम हल लिखेंगे। दोबारा क्वेश्चन a इज इक्वल टू 1 2 0 1।
तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे ए का। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये किताब को कॉलम की शक्ल में, फिर इसको कॉलम की शक्ल में, ए का ट्रांसपोज हो गया। जब ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका फिर हम ट्रांसपोज लेंगे, ए के ट्रांसपोज का फिर हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ये जो हम ट्रांसपोज लिया है इस कॉलम का हम फिर ट्रांसपोज ले लेंगे, ये फिर हम इस तरह और ये इस तरह। तो ये ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया है जो कि दोबारा जो है वो ए के इक्वल है। तो हम लिखेंगे सो बस साबित हुआ या हेंस प्रूव दैट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये सिंपल इसका आंसर निकल आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा 1.1 और 1.2 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।